स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र की शुरुआत इस बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुई। पीएम मोदी ने वन अर्थ नाम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इसके बाद G20 समिट का दूसरे सेशन वन फैमिली में चर्चा हुई। पहले सत्र यानी वन अर्थ सेशन में प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष पीएम ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजवाली असुमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया। अफ्रीकन यूनियन को G20 के मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा। वहीं G20 समिट के दूसरे सत्र में शिखर सम्मेलन की घोषणा पर आम सहमति बन गई है। G20 लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि एक अच्छी खबर है कि सभी सहयोग से नई दिल्ली G20 नेतृत्व घोषणा पर सहमति बन गई है। मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि नई दिल्ली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की घोषणा पर आम सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने संयुक्त घोषणा को संभव बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए G20 शेरपाओं, मंत्रियों और सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। G20 नेताओं की घोषणा पत्र पर G20 शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि घोषणा पत्र मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन की घोषणा पत्र में कहा गया है कि व्यापक संकटों ने दीर्घकालिक विकास के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी है। आसमान पुनर्प्राप्ति का सामना करते हुए दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड व्यापक आर्थिक और संरचनात्मक नीतियों को लागू करेंगे। हम समान विकास को बढ़ावा देने और व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर कमजोर लोगों की रक्षा करेंगे। इस तरह के दृष्टिकोण से संकट को हल करने और मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वैश्विक आर्थिक वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे है और आसमान बनी हुई है। बता दें आपको कि वैश्विक वित्तीय स्थितियों में उल्लेखनीय सख्ती की जाएगी और साथ ही साथ जो कि ऋण कमजोरियां, जो बढ़ती महंगाई है और जियो इकोनॉमिक टेंशन को और खराब कर सकता है। इसीलिए हम विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड मौद्रिक और राजकोषीय, वित्तीय और संरचनात्मक नीतियों की आवश्यकताओं को दोहराते हैं। हम नीति सहयोग को बढ़ाना जारी रखेंगे और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे की दिशा में प्रगति का समर्थन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने 3 प्रस्ताव रखे जिस पर सहमति तमाम देशों ने दे दी है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमन अग्रवाल जी हैं, निदेशक है IIF के। सर, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अलूने जी आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि G20 का पहला दिन और पहले दिन सभी की निगाहें, न सिर्फ पूरे देश की बल्कि पूरे विश्व की निगाहें आज G20 पर टिकी हुई थी। जिस उद्देश्य के साथ G20 किया जा रहा था और जिस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा था, आज 3 अहम बिंदु इसमें रहे। क्या लगता है वो कितने महत्वपूर्ण रहे और क्या कुछ खास इस वक्त आप समझते हैं आज के दिन में? नेहा जी, देखिए, बहुत ऐतिहासिक, बहुत अभूतपूर्व और वैश्विक स्तर पर जो सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाला है वह है नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन।
और जो भारत का मास्टर स्ट्रोक है या यूं कहें कि जो गेम चेंजर है वो है अफ्रीकी महासंघ का G20 में शामिल हो जाना। क्योंकि आप देखिए कि जब दुनिया की जीडीपी का 85% जो है वो और दुनिया की जो 2/3 आबादी वो G20 देशों में है। अब इसमें यदि अफ्रीकन महाद्वीप भी शामिल हो जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो G20 है उसमें दो संघ शामिल हो गए, यूरोप और उसके बाद अफ्रीका। मतलब अब पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया G20 की ओर देखेगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमको इससे ज्यादा आगे देखने की जरूरत है। दरअसल दुनिया की क्या सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पर्यावरण का हास है? दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या है वो लोगों की भूखमरी है? दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दरअसल जो दुनिया की महाशक्तियां हैं और उसमें भारत भी शामिल है, उनकी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या चीन की साम्राज्यवादी नीतियां हैं। और चीन की साम्राज्यवादी नीतियों को जवाब देने के लिए अफ्रीकी महासंघ जो है, देखिए ग्लोबल साउथ का लीडर कौन बनेगा? चीन, रूस और भारत के बीच कड़ी प्रतिद्वंदिता थी और भारत ने बाजी मार ली। क्यों? क्योंकि अफ्रीकी महासंघ के जो 55 देश है वो जो है वो BRI प्रोजेक्ट में आते चीन के। मतलब जो चीन है वो लगातार अफ्रीका में आगे बढ़ रहा है, लेटिन अमेरिका में आगे बढ़ रहा है और भारत के लिए बड़ी चिंता थी। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि चीन से अकेला कोई भी देश नहीं निपट सकता, न तो अमेरिका निपट सकता है, न भारत निपट सकता है। चीन को जवाब देने के लिए सामूहिक तौर पर प्रयास करने होंगे और शी जिनपिंग को लगता था कि वह G20 की बैठक में नहीं आकर इस जो सम्मेलन है उसको नाकामयाब कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफ्रीकी महासंघ में आने के बाद देखिए इसके बाद जो अन्य प्रभाव जो पड़ सकता है वो ये हो सकता है कि भारत और जापान मिलकर लगातार अफ्रीकी महाद्वीप में काम करने के अवसर ढूंढ रहे थे और भारत और जापान की कंपनीज मिलकर काम कर रही है। अब जबकि अफ्रीकी महासंघ जो है उसने G20 पर भरोसा दिखाया है, इसका मतलब है कि उसने लोकतंत्र पर भरोसा दिखाया है, इसका मतलब है कि उसने मानवाधिकार पर भरोसा दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अफ्रीकी महासंघ का जो एजेंडा 2063 है उसके अनुसार वो चाहते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में लोकतंत्र स्थापित हो, जहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व हो। वो कब हो सकता है? वो चीन के बूते तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो चीन है वो स्थापित अपने राष्ट्रीय हितों के लिए स्थापित सरकारों को बर्बाद कर सकता है, जैसे उसने म्यांमार में किया। तो यह जो नई दिल्ली का जो सम्मेलन है जिसमें मिडिल ईस्ट से लेकर अब यूरोप तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है, तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि दुनिया चीन को एक बड़े खतरे की तरह देखती है और चीन का सामना कैसे किया जाए इसके लिए दुनिया के कई देश लामबंद हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे अमेरिका की जो अब तक नाराजगी थी भारत को लेकर, वह यूक्रेन को लेकर भारत से संतुष्ट नहीं दिखता है। वो कई मामलों की चीन की कड़ी आलोचना नहीं भारत करता, उससे भी संतुष्ट नहीं दिखता। लेकिन अब जिस प्रकार से भारत मुखर होकर चीन के जो BRI प्रोजेक्ट है उसके सामने जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर सामने आया है और अफ्रीका में कैसे भारत, फ्रांस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये देश कैसे मिलकर अफ्रीका में सामूहिक तौर पर कैसे अफ्रीका की मदद कर सकते हैं, तो ये जवाब देने का तरीका है चीन के BRI प्रोजेक्ट को। इस प्रकार से यह सम्मेलन बहुत ही ऐतिहासिक है और इसके बिल्कुल वाकई ये सम्मेलन बहुत ऐतिहासिक है और आज तो पहला दिन रहा है, लेकिन दूसरा दिन भी बहुत कुछ खास इसमें होने वाला है। लेकिन अमन जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। जिस तरह का जिक्र अभी तुले जी ने किया, उन्होंने कहा कि देखिए मास्टर स्ट्रोक ये चला गया है। अभी अलूने जी बता रहे थे कि ये बहुत बेहतर कदम भारत की तरफ से उठाया गया। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा, लेकिन भारत को? अमन जी देखिए जी, ऐसा है कि G20 जो हो रहा है ये एक देश में हर साल की प्रेसिडेंसी आती है, किए जाते हैं, पर जो इन्होंने फोकस पॉइंट रखे हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक रखे हैं, इंसान के ऊपर करते हुए रखे हैं। चाहे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो डिसीजन क्लाइमेट की बात हो, चाहे ग्रीन फाइनेंस की बात हो, चाहे गांधी जी के मिशन को लेके बात भी हो। जैसे प्रेसिडेंट ने आज कहा तो उसको सिर्फ जो कुटुंब बनाने की बात है वो भी जो है एक इंसानियत की तरफ बढ़ने की तरफ है। और ऐसे एक यूनियन को जो पूरे विश्व में बहुत बड़ा समूह को रिप्रेजेंट करता है, आदमियों को जो पॉवर्टी से स्टक हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं,
उनको रिप्रेजेंट करता है, तो उनको देखते हुए मेरे विचार में ये एक बहुत बड़ा कदम बनाया जा रहा है। ठीक दूसरी है। चीज ये है कि भारत ने पिछले 4 से 5 सालों में जो इस बार डिस्कशन हो रहे हैं उनमें काफी हद तक काम करके दिखाया है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन डिलीवरी हो, चाहे वो जो है जनधन योजना के थ्रू लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे वो रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ले जाके उसका कंट्रोल करने की बात हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात हो, फिस्कल स्पेंडिंग कम करके। विश्व के बड़े बड़े देश इस चीज को देख रहे हैं और सराह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो हम G20 में, चाहे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, वो जो बातें करते आ रहे हैं पिछले 5 से 7 सालों में उनको धरा पे उतारते हुए दिखाया है। तो इसलिए ये G20 की जो समिट है और महत्वपूर्ण हो जाती है और इस समय विश्व के सारे लोग G20 की जो समिट है उसको देखते हुए भारत को जोड़ते हुए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जी। अफ्रीका का जो नेशन का जो जुड़ना है, यूनियन का जुड़ना है, मेरे विचार में दोनों जो G20 के अमीर देश हैं उनके लिए भी और जो अफ्रीकन यूनियन के गरीबी से स्टक देश हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण रहेगा। दोनों के लिए जहाँ एक इन्वेस्टमेंट करनी है, दूसरी तरफ वहाँ उस इन्वेस्टमेंट का एक फ्रूट, जो एक बेनिफिट आगे मिलना है, क्योंकि जो मेजर मार्केट हैं वो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप और अमेरिका जो है या जापान जो है, ये एक मेजर मार्केट कंजम्पशन के लिए नहीं है। जो कंजम्पशन मार्केट है इन्हीं के अंदर दिखाई देती हैं और उनको बढ़ाना, रखना और संभालना विश्व का जरूरी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो G20 हो, चाहे वो और इस टाइप की ब्रिक्स और RIA या इस टाइप की जो सार्क है, इस टाइप की एसोसिएशन। G20 समिट की आज हम बात कर रहे हैं। G20 समिट चल रहा है और आज उसका पहला दिन रहा, फर्स्ट डे रहा। क्या कुछ खास रहा उसका जिक्र हम कर रहे हैं और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोरंजन मोहंती जी जुड़ गए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और ब्रेक पे जाने से पहले तो हमने कई चर्चा की, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से G20 समिट के दूसरे सत्र में शिखर सम्मेलन की घोषणा पर आम सहमति बन गई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि G20 लीडर्स अब घोषणा पत्र को मंजूरी इस पर पूरी तरह से मिल गई है। तो इसके पहले ना कि हम उस बारे में डिस्कशन करें, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि देखना है कि G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल रहा है और इंडिया कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। हाँ। क्योंकि पहले जैसे ग्लोबल एरिना में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है जो पहले नहीं था, आज की डेट में धीरे धीरे आज की डेट में सबसे बेहतर और सबसे अच्छी तरीक़ा से वो हो रहा है। और आज की जो डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास हुआ है वो और अच्छी तरीके से दर्शाता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग हो चुका है विद इन ग्लोबल एरिना में। ठीक है। और बाकी अगर देखा जाए कि वो डिक्लेरेशन क्या है, वो डिटेल में तो एक एक करके आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इम्पोर्टेंस इंडिया का, पूरे भारतवर्ष का और सारे 140 करोड़ लोगों का आज गर्व से सर ऊंचा हो रहा है, इसीलिए कि इंडिया अभी हर जगह हर क्षेत्र में आगे है और एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से G20 एक जो समिट है, इसकी शुरुआत जब हमने की थी या जब शुरुआत इसकी हुई थी और ये 18वीं बैठक है, ऐसे में इसकी जब शुरुआत हुई थी तो आर्थिक मसलों को सुलझाने के लिए या फिर अर्थव्यवस्था को और मजबूत कैसे किया जाए उसके लिए हुई थी। लेकिन अब इस बिंदु पर खास तौर पर फोकस किया गया, जो अफ्रीकी देश है उनको आर्थिक संकट से निकाला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पे बोला कि देखिए दुनिया में आर्थिक संकट के साथ साथ भरोसे का संकट पैदा हो गया है। पीएम ने अपने भाषण में यही बात आगे बढ़ाई और इस बात को उन्होंने बखूबी उठाया कि देखिए जब हम कोरोना से निकल सकते हैं तो हम इस भरोसे के संकट से भी निकल सकते हैं, इससे निकलना बेहद जरूरी है। इसे कैसे देखते हैं? हाँ, उसके लिए अगर हम अपना नारा को समझें कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, तो ये इसी के अंदर सब समाया हुआ है। तो अगर हम समझते हैं कि पूरे पॉपुलेशन, पूरे अर्थ में जितने हैं, तो वो सारे खाली इकोनॉमिक कंडीशन नहीं, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे
आज की डेट में जो बहुत सारे कंट्रीज है जो अपना वॉइस रेज नहीं कर पाते, अपना पॉइंट रख नहीं पाते, तो उस क्षेत्र में इंडिया जो है वो सबसे आगे है और उस बात को वो इंडिया सबके पॉइंट को अच्छी तरह रख सकता है। तो ये सबकी विश्वास है। और इसके अलावा जो धीरे इकोनॉमिक कंडीशन जैसे बीच बीच में परेशानी में सब आते हैं, तो उसको सुधारने के लिए बहुत सारे डेप्थ में काफी सारे कंट्रीज है। इसी G20 के अंदर भी काफी अच्छे कंट्रीज भी है जो, और दूसरे भी कंट्रीज है जो आर्थिक स्थिति को जूझ रहे हैं। तो उनके लिए जैसे इस समिट में भी ये एक बहुत बड़ा फोकस रहा कि इनकी जो डेप्थ स्ट्रक्चर है इनको माफ किया जाए और इनको और बेहतर किया जाए। तो इसीलिए तो उस एक साथ सब मिलके जो अच्छे जो इकोनॉमिक कंडीशन जिसका अच्छा है और जिसका नहीं है, तो सब मिलके अगर रहेंगे एक फैमिली के तरह, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबके लिए अच्छा ही होगा। ये है बेसिकली इनका जो एम है। ठीक है। इसी के साथ अतुनी जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए वहां पर भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का ही किया, उसको कैसे देखते हैं आप? लेकिन है जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यही भारत की पहचान रही है। और दूसरी बात यह भी है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे संस्कारों का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय विदेश नीति जो आजादी 15 अगस्त 1947 से जिस विदेश नीति पर हम चल रहे हैं, उस विदेश नीति का जो हिस्सा है वो दुनिया भर की चिंता है। ऐसे में भारत का दायित्व हो जाता है कि भारत जो है दुनिया को एक परिवार समझे, दुनिया को इस बात का एहसास कराए कि भारतीय संस्कृति जो है वो कितना अहम संदेश देती है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने कार्यकाल में जिन जिन भी राष्ट्रों में गए, तो वहां पर वो गांधी की प्रतिमा पर जाकर पुष्पहार जरूर चढ़ाते, चाहे जितने राष्ट्रों में जाए, तो बुद्ध की जरूर बातें करते हैं, विवेकानंद की जरूर बातें करते हैं। कुल मिलाकर देखिए, जो कि G20 एक ऐसा मंच है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अब समाहित हो गई है और जहां से जो निकलने वाला संदेश है वो दुनिया भर के रहने वाले लोगों को या समझिए आपकी समूची मानव जाति को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में मोदी जी का संदेश वह जायज है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि G20 जैसे जो देश है उनको सामना किसका करना पड़ता है। चिंता इस बात की है, रूस यूक्रेन युद्ध की चिंता है। अब यदि एक परिवार में जब युद्ध होगा तो विश्व शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसी कारण जो घोषणा पत्र जाहिर हुआ, जो घोषित हुआ है, उसमें बाकायदा यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया है। उसमें नसीहत भी दी गई है कि आप UN चार्टर का पालन करें सभी देश, और UN चार्टर का पालन करने की जो नसीहत है वो संदेश देती है कि आपको दुनिया में विश्व शांति का पालन करना है, एक दूसरे की नीतियों का सम्मान करना है। ठीक है, लेकिन इस बीच ये भी कहा गया कि 9 बार आतंकवाद और 4 बार यूक्रेन का जिक्र इस दौरान किया गया। यूक्रेन पर हमेशा से ही भारत का न्यूट्रल स्टैंड रहा है और हमेशा से ही कहता रहा है कि शांति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और शांति से यानी कि बैठकर ही बातचीत को सुलझा लेना चाहिए। लेकिन इस बैठक में भी यूक्रेन का जिक्र किया गया, जिस पर भारत हमेशा से ही या तो कुछ ना बोलने से बचता रहा या फिर शांति की अपील करता रहा। नहीं नेहा जी, देखिए, नियंत्रण और संतुलन की नीति का जिस प्रकार से भारत ने इजहार किया है वो बहुत जबरदस्त है कि कैसे जो भारत का सबसे बड़ा सामरिक पार्टनर है रूस और भारत का जो आर्थिक सहयोगी बढ़ता हुआ है अमेरिका, दोनों के बीच आप कैसे संतुलन चाहते हैं। और नेहा जी, सबसे बड़ी बात है, हमारी मजबूरी भी है क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे यहाँ पर रहती है, गरीबी की समस्या से हमारे यहाँ पर हम जूझते हैं, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और हम किसी युद्ध में या किसी शीत युद्ध में पड़कर अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते। तो भारत ने जिस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध में अब संतुलन साधा और संतुलन के साथ जब अमेरिका को लगा कि भारत कुछ कह नहीं रहा है, तो बाकायदा पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने यह नसीहत दी कि यह समय जो है युद्ध का नहीं है। कुल मिलाकर भारत ने दुनिया की महाशक्तियों के बीच
न केवल ठीक है। अपने आप को स्थापित किया है, लेकिन ये संदेश भी दिया है कि हम जो है दुनिया के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली एक शक्ति हो सकते ठीक है सर, हैं, और ठीक उसका प्रदर्शन G20 में आपने देखा। ठीक है। एक नेहा छोटा जी। सा सवाल मेरा आपसे है मोहंती जी कि G20 बैठक में जब भारत, अमेरिका और सऊदी अरब, यूरोप, UAE ने एक बड़ा और एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और ये कहा है कि दुनिया के 8 देश मिलकर सबसे बड़ा रेल कॉरिडोर बनाएंगे, ये कितना लाभान्वित करेगा भारत को खास तौर पे? देखिए, आप खाली रेल कॉरिडोर की बात मत करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। हम ये G20 का जो एम क्या है, एम ये है कि हमारा इंडिया का बेनिफिट क्या है, हम किस दिशा पे ये G20 को ले रहे हैं, लेके जाए, बिल्कुल। तो वो हम देख रहे हैं कि हमारा G20 की वजह से हम इंडिया में आप ये देखो कि टोटल ग्लोबल की 85% जो GDP है ये G20 कंट्रीज के अंदर है, बिल्कुल। और 60% पॉपुलेशन जो है पूरा वर्ल्ड का वो G20 की करते हैं, और बाकी जो 9 देश है वो 9 देश अगर वो जुड़ जाए तो पॉपुलेशन मैक्सिमम इसमें बेनिफिटेड है। जी। तो पूरा रेल कॉरिडोर की बात नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या होगा कि इंडिया का जो बेनिफिट है, जो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आए, और अभी अगर आप देखें हमारा कंपटीटर कौन है, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे चाइना है, तो चाइना की ट्रेड और हमारी ट्रेड तो वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली तो लगभग आप देखिए पॉपुलेशन सेम है, आज की डेट में सेम हो गया, 17-18% दोनों, ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही हो गया। तो अब क्या है कि उसकी वजह से तो सबके पूरा ग्लोबल अटेंशन जो है हमारे पास है कि इसमें ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छा होगा और बेहतर होगा, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आज की डेट में हम बिल्कुल। कुल मिला के देखिए उद्देश्य तो वही है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो विदेशी कंपनियां आए, अपना इन्वेस्ट करें और यहाँ पे रोजगार लोगों को ज्यादा मिले, जिससे कि हमारी भी GDP और अर्थव्यवस्था और ज्यादा स्ट्रांग मजबूत हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।